क्या लगता है कि महिलाओं को डरने की जरूरत है या उससे उबरने की जरूरत है? कैंसर का इलाज सक्सेसफुल होगा कि नहीं, उसका सबसे सिंगल मैं फैक्टर बताऊं। ये वजह क्या है आखिर में ब्रेस्ट कैंसर का? ये एज के साथ रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ता है। तो इसमें अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करते हैं, टाइफाइड और मलेरिया की तरह क्योर किया जा सकता है। अब के टाइम में जो सर्जरीज अवेलेबल हैं, जो इवोल्यूशन हुआ है सर्जरीज में, वो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। तो जो मासिक धर्म जो महिलाएं की होती है, हाइजीन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो वो वैक्सीन है, तो उस वैक्सीन की अभी हम मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशंस में क्यों नहीं जोड़ पाए हैं? ये नेशनल लेवल पे ही इंट्रोड्यूस हो चुका है और शीघ्र ही हमारे राज्य झारखंड में भी लॉन्च होने वाला है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। ये वो डर, वो भय, लोगों को लगता है कि अब जिंदगी तो लगभग समाप्त होने वाली है। लेकिन अगर सही समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच जाएं तो ज़िंदगी बच भी सकती है। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दो शख्सियत हैं। एक तो कैंसर सर्जन डॉक्टर अभिनव आनंद जी और दूसरे शख्सियत हैं हमारी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदिता सिंह, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इन दोनों पहलुओं पर बातचीत करेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये महिलाओं की सबसे तेज़ी से उभरती हुई कैंसर है। आखिर में हम इसकी जांच पहचान कैसे करें, इन तमाम बिंदुओं पर हम दोनों शख्सियतों से बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है। और सबसे पहले एक तो पूरे देश का सिनेरियो है, झारखंड का सिनेरियो है, वो बड़ा भयानक और डरावना सा दिखता है, खासकर महिलाओं में लेकर के। जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो NFHS 5 के हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जो सर्वाइकल कैंसर है जो महिलाओं में हो रहा है, वो पूरी आबादी का लगभग 0.1% है और जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 0.9% है। तो ये जो आंकड़ा है वो बड़ा मतलब जो महिलाओं को झकझोरता है कैंसर से। और जो हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में जो डाटा हम लोगों के पास मौजूद है वो है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 0.9 से बढ़ गया है, यानी कि 4 से 5% के लगभग करीब है, 0.45। और जो सर्वाइकल कैंसर है वो 0.5%। ये आंकड़ा बड़ा डरावना है मैडम। तो क्या लगता है कि महिलाओं को डरने की ज़रूरत है या उससे उबरने की ज़रूरत है? आपने शुरुआत में ही बिल्कुल सही कहा है कि कैंसर एक बहुत भयंकर बीमारी है, लेकिन जहां हम ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स के कैंसर की बात करते हैं, ये महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में सबसे मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, फॉलोड बाय कैंसर सर्विक्स। और कैंसर सर्विक्स में आयरनी ये है कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं इन कैंसर्स को। फिर भी आंकड़े इतने बड़े हैं। ये तो हम अगर परसेंटेज में बात करें, अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में इनको कन्वर्ट करें तो ये और भी डरावने साउंड करते हैं जी। तो एज ए कैंसर सर्जन की बात करें तो आपको क्या लगता है, आपके पास कैसे मरीज पहुंचते हैं? वही सर, जो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर जो होता है, या वो फैक्टर जो ये डिटरमाइन करता है, जो जनता जिस भाषा में समझती है कि कैंसर का इलाज सक्सेसफुल होगा कि नहीं, उसका सबसे सिंगल मैं फैक्टर बताऊं तो वो होता है कैंसर का डिटेक्शन का स्टेज। अगर किसी भी कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर हो जो कि सबसे कॉमन महिलाओं का कैंसर है, या फिर सर्वाइकल कैंसर जो दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है महिलाओं का, तो इसमें अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करते हैं तो इसके क्योर रेट, सर मैं बता दूं आपको, सुनने में अविश्वास लगेगा, ये 90% प्लस है। 90-95% लोगों को अर्ली स्टेज में कंप्लीटली कैंसर से टाइफाइड और मलेरिया की तरह क्योर किया जा सकता है। एब्सोल्यूट नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो भारत में ग्लोबोकॉन डेटा में कोट कर रहा हूं, 2030 का इंटरनेशनल बॉडी का डेटा है, भारत में हर 28 में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर और लगभग 50 से 70 हजार महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से सफर करती हैं। ये डेटा जो है वो एक बहुत बड़ा डेटा है। ये वजह क्या है आखिर में ब्रेस्ट कैंसर का, आपसे जानना चाहेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के कई सारे वजह हो सकते हैं। ये महिलाओं में जैसे हमने कहा कि होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, तो ऑब्वियसली अगर आप फीमेल हैं तो आप ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं। ये एज के साथ रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ता है। प्लस अगर आपकी लाइफस्टाइल वैसी है, अगर आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल है आपकी, या अल्कोहल कंजम्पशन है, स्मोकिंग है, पैकेज्ड फूड्स आप ज़्यादा लेते हैं, मीट का कंजम्पशन है ज़्यादा, तो ये सारा जो फैक्टर्स है वो रिस्क को बढ़ाता है। साथ ही आजकल क्या हो रहा है कि करियर
पे ज़्यादा ध्यान है महिलाओं का, तो उस वजह से महिलाओं में जो चाइल्ड बेयरिंग है, जो पहला जो उनका बच्चा होता है, वो अक्सर देखा गया है कि 30 की उम्र के बाद, या कई जो सारी फैमिलीज़ है वो नो किड्स फिलॉसफी पे चल रही हैं। तो नली पैरिटी या बच्चे ना होना या देर से होना या ऑफिस की प्रेशर की वजह से कई बार वो स्तन पान नहीं करा पाती हैं, तो लैक्टेशन की कमी, इन सब की वजह से भी रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ते हैं। HRT अगर हम देखें तो किसी किसी केसेस में अगर पोस्ट मेनोपॉजल हम HRT देते हैं, उनसे भी ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ता है। अगर किसी भी फीमेल में अर्ली मेनार्की हुई है, मतलब मासिक धर्म जो है वो पहले शुरू हुआ है और लेट मेनोपॉज होता है, मतलब ईस्ट्रोजन एक्सपोजर का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है, तो इन केसेस में ये जो सारी महिलाएं हैं वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होती हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने को। एक तो इलाज की अगर बात करें तो इलाज क्या है इसका? सबसे इम्पॉर्टेंट तो इलाज का, अगर हम ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनको डिटेक्ट करना। तो मैनेजमेंट के पहले खास करके कैंसर सर्विक्स हमारे पास स्क्रीनिंग अवेलेबल है, तो आई थिंक वो एक फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए कि हम इनको, जैसे WHO का भी जो 90-70-90 का पॉलिसी है, तो उसमें हम स्क्रीनिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। जहाँ तक इलाज की बात है, तो अगर हम इनको अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो सर्जिकली इनको मैनेज किया जा सकता है, और उन केसेस में मोर्टालिटी भी जो है वो काफ़ी कम होती है, जैसा डॉक्टर अभिनव ने बताया। एडवांस स्टेज जो होता है फिर हमको या तो कीमो या रेडिएशन की तरफ जाना पड़ता है। आई थिंक सर्जरी, अभिनव आई थिंक आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे। मतलब ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसे स्टेज में महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर पहुंचती हैं जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं बचता, मतलब अब सर्जरी करके हटाना जो ब्रेस्ट को है वही अब अंतिम उपाय बचता है, तो ये कैसे हम लोग उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं और ये नौबत नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो डिटेक्शन और किस स्टेज में आपकी बीमारी डिटेक्ट हो रही है, यह सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर बीमारी, मैं ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करूं, तो अगर अर्ली स्टेज किसे कहते हैं, स्टेज 1, 2, और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि इवन इन एडवांस स्टेज लाइक स्टेज 3 अच्छे आउटकम्स हैं। क्यों हैं वो अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग पे आ जाते हैं कि ये डिटेक्शन हमें बढ़ानी कैसे है। तो जो इंटरनेशनल बॉडीज की जो रिकमेंडेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है, 20 साल की उम्र से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो महिलाएं हैं वो मिरर के सामने खड़े होके जैसे कांटे की घड़ी घूमती है, अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें। उसमें अगर किसी तरह की कोई गांठ फील होती है तब आपको आपके जाके नजदीकी डॉक्टर से मिलना है। ये सबसे पहली मोडालिटी होती है जो कि जो महिलाएं होती हैं वो 20 साल की उम्र से उसको शुरू कर सकते हैं। दूसरा होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई गांठ महसूस हुई तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उस गांठ को एग्जामिन करते हैं तो उसको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं। 40 साल की ऊपर की जो भी महिलाएं हैं, मैमोग्राफी इज अ टेक्निकल टर्म, ब्रेस्ट के एक्सरे को मैमोग्राफी बोलते हैं। मैमोग्राफी का नाम सुन के बहुत साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि मैमोग्राफी क्या होगी, बहुत रेडिएशन एक्सपोजर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैमोग्राफी में एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे से बहुत कम रेडिएशन एक्सपोजर होता है और हर 40 साल के ऊपर की महिला को एक बार साल में मैमोग्राफी कराना बिल्कुल रिकमेंडेड है। या नेशनल बॉडीज का रिकमेंडेशन। इससे फायदा क्या हो रहा है? यूके की मैं स्टडी एक कोट कर रहा हूं। यूके की स्टडी में यह देखा गया कि जो महिलाएं एनुअल मैमोग्राफी करा रही हैं, ऐसा नहीं कि उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जा रहा है, उनका डिटेक्शन जो है वो 30 to 40% अर्ली स्टेज में हो रहा है, जिससे उनका क्योर रेट जो है वो 90+ जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर हुआ ठीक है, लेकिन वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ और उससे उस महिलाओं ने उस कैंसर पे, ब्रेस्ट कैंसर पे विजय प्राप्त की। अब ट्रीटमेंट की बात है। अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर अगर आता है तो जो फर्स्ट मोडालिटी, पहला तरीका जो ट्रीटमेंट का है वो है कैंसर की सर्जरी। और सर्जरी के भी 2 प्रकार हैं। जो पुराने जमाने की एक सर्जरी होती थी उसमें ब्रेस्ट में कैंसर होते ही पूरे ब्रेस्ट को हटा दिया जाता था। उसका टेक्निकल नाम है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। ये एक ऑब्सोल्यूट सर्जरी है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अब के टाइम में जो सर्जरीज अवेलेबल हैं, जो इवोल्यूशन हुआ है सर्जरीज में, वो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। इसमें क्या होता है कि आप बस ट्यूमर हटाएंगे और ब्रेस्ट को बचाएंगे कुछ प्लास्टिक सर्जरीज की टेक्निक्स को यूज करके, और दोनों सर्जरी में के आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ आर सेम सर्जरीज। ऐसा नहीं है कि मरीज पूछे कि सर आपने ब्रेस्ट छोड़ दिया, ट्यूमर हटा दिया, दोबारा बीमारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ सर्जरीज, कंप्लीट ब्रेस्ट हटाना और ट्यूमर को बचाना, ब्रेस्ट को बचाना, दोनों में ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स बिल्कुल सेम होते हैं।
तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपने कैंसर हटा दिया और ब्रेस्ट को बचा लिया, तो कॉस्मेसिस भी मेंटेन हो गई, ऑर्गन भी प्रिजर्व हो गया और ट्यूमर से भी आप फ्री हो गए। तो ये अर्ली स्टेजेस की ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट स्टेज 2 या स्टेज 3 में आता है तो डिपेंडिंग ऑन हार्मोनल फैक्टर्स इन ब्रेस्ट कैंसर कि आपके हार्मोन स्टेटस क्या है, आपको या तो पहले कीमो मिलेगी जो कि बहुत हल्की वाली कीमो होती है, या फिर अगर हार्मोन फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो फिर आप सर्जरी के लिए जाते हैं। एंड स्टेज 4 में कीमो रेडिएशन जो है या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जिसका कि बहुत साइड इफेक्ट कम होता है और हमारे लोकल स्तर पे ये अवेलेबल है, ये स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर का मेन ट्रीटमेंट होता है। मैडम एक चीज़ है कि अक्सर ये सुना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं महिला, आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, फैशन और जो और भी कोई सोशल चीज़ें हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग और लेट मैरिज ये क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए? ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है। जैसे हमने बात किया कि ईस्ट्रोजन एक्सपोजर से ये रिस्क जो है वो बढ़ता है, तो जब हम ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो उस टाइम हमारा ओव्यूलेशन सप्रेस्ड होता है, तो वो जो साइकिल है वो नहीं चल रही होती है, तो ईस्ट्रोजन लेवल्स काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से महिला जो है वो प्रेगनेंसी से भी बचती है उस दौरान और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो भी कम होता है। रिपीटेड चाइल्ड बर्थ है, अगर उसके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो ये भी कुछ परसेंटेज से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक हम लोगों ने तो ब्रेस्ट कैंसर की बात की है, आपसे एक और भी जानकारी चाहेंगे कि ये जो गांव की महिलाएं हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग की बात की, गांव की महिलाओं में शायद एक ज़्यादा है वो ब्रेस्ट फीडिंग पर ध्यान देती हैं, बावजूद जो आंकड़ा है, जो डाटा है NFHS का, वो भी ग्रामीण महिलाओं का भी कम नहीं है, तो शहरी महिलाओं के बराबर जा रही हैं। वजह क्या है सर? इसका वजह जो है वो मेन जो फैक्टर है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी गांठ और उनका हेल्थ केयर एक्सेस, अगर उन महिलाओं में कोई गांठ होती है और शहरी महिलाओं में गांठ होती है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है। अगर शहर में रहने वाली महिलाओं को गांठ हो रही है, उनके लिए अस्पताल बहुत नज़दीक है, वो अर्ली स्टेजेस में आ रहे हैं और ट्रीट हो रहे हैं। गांव की महिलाएं जहां पर कि आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, उस फैसिलिटी को एक्सेस करने में काफ़ी डिले होता है, तो फिर देखें तो उनका इंसिडेंस गाँव की महिलाओं का कम होने के बावजूद जो मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी है वो बिल्कुल सेम हो जा रही है, क्योंकि हेल्थ केयर एक्सेस और जो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है जो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर रही हैं वो उनके लिए इनएक्सेसिबल है, या उनको काफ़ी लंबा समय लग जाता है उन फैसिलिटीज़ को अवेल करने में। अब हम लोगों ने ब्रेस्ट की तो बात की, सर्विक्स या सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं। ये आंकड़ा भी तो आपको मैंने शुरुआती दौर में ही बता दिया था कि ये आंकड़े जो थोड़े डरावने हैं, थोड़े भयभीत करने वाले हैं, बावजूद ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये वजह क्या है, आखिर हो क्यों रहा है इतना महिलाओं को? इसका मेजर रिस्क फैक्टर होता है HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन। इसके कई सारे सब टाइप्स होते हैं, जिनमें से जो टाइप 16 और 18 होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स। अब ये जो वायरस है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया, ये मोस्टली सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो गया तो वो कैंसर में ही बदलेगा। ये जो इन्फेक्शन है कई महिलाओं में होता है, फिर वो ठीक होता है, बट अगर ये परसिस्टेंट रह जाता है तो कुछ केसेस में ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। इसीलिए इन कैंसर्स में क्या होता है कि इन्फेक्शन है बट लक्षण कुछ नहीं है, तो अगर इनको हम इसी स्टेज पे डिटेक्ट कर लें कि हाँ HPV का इन्फेक्शन है, तो हम कई ऐसे कदम ले सकते हैं, इनको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट इनको टाइमली दिया जा सकता है। एक तो जो मासिक धर्म जो महिलाएं की होती हैं उसमें हाइजीन का भी बड़ा रोल होता है, क्या ये हाइजीन की वजह से भी सर्वाइकल? हाँ, कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो HPV मेन फैक्टर्स है, जैसे हमने डिस्कस किया। हाइजीन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर अर्ली सेक्सुअल इंटरकॉर्स का एज है उसमें ये महिलाएं ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होती हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अगर रिपीटेड चाइल्ड बर्थ है अगर, तो ये सारे फैक्टर्स है। सिगरेट स्मोकिंग है अगर, तो इन फैक्टर्स की वजह से भी महिलाओं में ये रिस्क ज़्यादा होता है। आपके पास अभिनव जी कैसे जाते हैं जो सर्वाइकल कैंसर के जो महिलाएं आती हैं? सर मैं बता दूं, हमारे राज्य के स्तर पे अगर सर्वाइकल कैंसर के 10 मरीज मैं देख रहा हूं तो उसमें 8 महिलाएं, क्योंकि मेनली महिलाओं का है, तो 8 महिलाएं जो हैं वो एडवांस सर्वाइकल कैंसर लेके आती हैं। एडवांस सर्वाइकल कैंसर का मतलब क्या? स्टेज 3, स्टेज 4, जहां आप सर्जरी का ऑप्शन नहीं रहता है। और ये हम उस कैंसर की बात कर रहे हैं जो प्रिवेंटेबल भी है और अर्ली डिटेक्ट भी हो सकता है, जब वो प्री कैंसरस स्टेज में है तभी। पर हालत आप देखिए। तो आयरनी क्या है सर
मैं सर्वाइकल कैंसर के साथ एसोसिएटेड आयरनी थोड़ा 2 मिनट में डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया पे कहीं भी जाएंगे या मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी जाएंगे तो सब ये सवाल होता है कैंसर डॉक्टर से कि कैंसर की वैक्सीन डॉक्टर साहब कब आएगी। जहां भी आप सोशल सर्किल में बैठे, डॉक्टर साहब कैंसर की वैक्सीन क्या, रशिया में वैक्सीन आ गई, चाइना में वैक्सीन आ गई। तो मैं बता दूं कि कैंसर की वैक्सीन ऑलरेडी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ये वैक्सीन एक कैंसर के अगेंस्ट में नहीं है, ये 5 अलग अलग कैंसर के अगेंस्ट में है। सर्वाइकल कैंसर, वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर एंड ओरोफेरिंजियल कैंसर। ये सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन होती है ये 5-6 कैंसर्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है। और कितना प्रोटेक्शन देती है? 100% नहीं, 90 to 95% प्रोटेक्शन देती है। तो सर ये वैक्सीन तो हमारे यहाँ होगी नहीं, हमारे यहाँ अवेलेबल है। पूरे भारत के मल्टीपल राज्यों में गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन चूंकि ये वैक्सीन है इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और सर्वाइकल कैंसर कहाँ हो रहा है? हमारे समाज के निम्न तबके की महिलाओं में जिनके पास हेल्थ केयर एक्सेस लिमिटेड है। तो वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली हमारा राज्य सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस में एक बड़ा प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी, आप सदर अस्पताल में है, चूंकि पूरे जिला की महिलाएं, बच्चे ये सब आते हैं इलाज कराने। आपको क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर साहब ने जब बताया अभिनव ने कि जो वैक्सीन है तो उस वैक्सीन की अभी हम मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशंस में क्यों नहीं जोड़ पाए हैं, और वजह क्या है और क्या हो रहा है अभी सरकारी महकमे में? हाँ, ये नेशनल लेवल पे ही इंट्रोड्यूस हो चुका है और शीघ्र ही हमारे राज्य झारखंड में भी लॉन्च होने वाला है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको हम टारगेट करेंगे और इनको हम 2 डोजेस प्रोवाइड करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का। और उसके बाद भी इम्यूनाइजेशन, इनका वैक्सीनेशन किया जा सकता है, बट वो फिलहाल हमारे नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है। अभी हम जिसको जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अंतर्गत जिनको हम टारगेट कर रहे हैं वो है 9 to 14 ईयर का एज ग्रुप। उसके बियॉन्ड बाकी मार्केट्स में अवेलेबल है वैक्सीन, पर 14 ईयर्स 15 एंड अबव में हम 3 डोजेस देते हैं। इसको हम 45 ईयर्स तक की फीमेल्स में दे सकते हैं, बट हमने 9 to 14 को इसलिए टारगेट किया है क्योंकि ये जो एज ग्रुप है इसमें संभावना ये रहती है कि अब तक इनका HPV वायरस से एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो बेटर है कि इनको इस एज में वैक्सीनेट करके हम इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अभी तो एक चीज़ बताइए, वो 4 टेस्ट आप बता दीजिए जो कैंसर का डिटेक्शन में हमको मदद कर। बिल्कुल सर, आज के हमारे डिस्कशन का जो मेन फोकस है वो लेडीज है, महिलाएं हैं। तो 4 जांच सबसे इंपॉर्टेंट, मेमोग्राफी, एनुअल मेमोग्राफी, स्पेशली जो महिलाएं 40 साल के ऊपर की हैं। मेमोग्राफी से कैंसर का रेडिएशन की वजह से रिस्क नहीं बढ़ता है, लेट मी बी वेरी क्लियर। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए पैप स्मीयर स्क्रीनिंग। पैप स्मीयर गायनी ओपीडी में होने वाली एक छोटी सी 5 मिनट की जांच है, मैम यहीं पर है। वो 5 मिनट की जांच आपके सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन को बिल्कुल अर्ली कर देती है और इसका बहुत अच्छा क्योर रेट होता है। तीसरा, एक ब्लड टेस्ट होता है ओवेरियन कैंसर का, जिससे आप ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत अर्ली। इसकी सेंसिटिविटी काफी अच्छी होती है, CA-125। चौथा जो है पैप स्मीयर के साथ साथ में HPV को टेस्टिंग, जो HPV वायरस ये कैंसर करा रहा है उसकी अगर को टेस्टिंग कर लें तो और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि 5 साल तक फिर दोबारा सर्वाइकल कैंसर का रिस्क आपका मिनिमल है। तो ये 4 प्रमुख जांचें हैं जो कि हर महिला को बिल्कुल ध्यान देके कराना चाहिए, जिसको कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं, कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। जी, एक तो हम लोग बीमारियों की जो डाटा है, जितने भी आंकड़े बता दिए, सब कुछ बता दिए। अगर वो पौष्टिक आहार, चूँकि हमारा झारखंड जो है वो थोड़ा गरीब राज्य है, तो ऐसे में पौष्टिक आहार क्या होना चाहिए जो बचपन से एक बच्ची को दिया जाए, जब वो किशोर अवस्था में आए तो वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और आगे की अपनी जो पारिवारिक जीवन है उसको आगे बेहतर कर सके। आपकी नज़र में क्या हो सकता है? जो हम नॉर्मली खाना पीना खाते आए हैं बचपन से, जो लोकली अवेलेबल फूड है, जो यहाँ तो झारखंड की अगर हम बात करें तो जो साग है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये लोग वैसे भी खूब लेते हैं। तो अगर इसी को हम कंटिन्यू करें, और साथ में क्या इम्पॉर्टेंट है कि प्रोसेस्ड फूड, जो पैक्ड फूड आ रहे हैं आजकल, बच्चे भी आजकल जंक फूड के बहुत शौकीन हैं। ऐसे में 10 रुपए का एक चिप्स का पैकेट आता है,
गरीब अमीर सब वही खा रहे हैं। इनमें नमक, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो जिस तरह का तेल उपयोग किया जाता है और भी प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, तो ये बहुत न सिर्फ कैंसर बल्कि और भी कई तरह के बीमारी के कारण हो सकते हैं। चीनी की मात्रा अगर हम वो कम कर दें अपने डाइट में, तो वो भी काफ़ी हद तक हमारे हेल्थ गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक्सरसाइज को इंक्लूड करना, अगर रोज़ हम मॉडरेट एक्सरसाइज करें लगभग हफ्ते में 4 से 5 दिन, और आजकल लाइफस्टाइल भी बहुत सीडेंट्री हो गया है, तो इन सबको अगर हम ध्यान में रखें। किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो इस टाइम क्योंकि वो फेज़ है जब एक फीमेल अपना पूरा रिप्रोडक्टिव के साथ, फिजिकल के साथ साथ सारे ऑर्गन्स उसके डेवलप हो रहे होते हैं, तो इस समय और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हुआ होता है, ब्लड लॉस एक्स्ट्रा है, प्लस ग्रोइंग फेज़ है, तो ऐसे में लड़कियों के खान पान का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसमें कुछ भी हाई फाई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम रोज़ चावल, दाल, सब्जी खा रहे हैं, अगर हम वही अच्छे से खाएं, थोड़ा प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें, प्रोसेस्ड फूड कम कर दें, तो आई थिंक ये हमारे हेल्थ गोल्स को अचीव करने में काफ़ी मदद डॉक्टर करेगा। अभिनव, जैसे मैम ने कहा कि तेल, एक प्रोसेस्ड तेल जो से हो सुन रहे हैं आजकल की, वो बार बार यूज़ कर रहा है तेल को। घर में भी हम लोग कुछ कुछ बनाते हैं, फिर उसको बचा करके रख लेते हैं कि चलो नेक्स्ट वाले जो प्रिपरेशन फूड का होगा उसमें यूज कर लेंगे। वो कितना कैंसर के लिए, चूँकि ये आम चीज़ें में मैंने सुनने को मिलता है कि तेल का उपयोग जो होता है वो बार बार करना कैंसर के लिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही सवाल है सर। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा और थोड़ा मैं साइंस को डीप करना चाहूँगा। जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो अपने आप में WHO क्लास 1 कार्सिनोजन है। मतलब मोटापे की वजह से 7 से 10 प्रकार के कैंसर होते हैं। अब इससे सीधे आते हैं तेल पर। तेल अगर आपने एक बार यूज करके बनाया, जस्ट फॉर एग्जांपल जो कॉमनली यूज होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तो वो बहुत अच्छा है। बट जब वो तेल एक बार हीट होता है तो उसमें मल्टीपल कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं जो कि फ्री रेडिकल बनाते हैं। अब फ्री रेडिकल क्या है, मैं इसको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। फ्री रेडिकल वो कंपाउंड होते हैं जो कि आपके जीन के साथ, आपके डीएनए के साथ रिएक्ट करके शरीर में इंफ्लेमेटरी इन्वायरमेंट को बनाते हैं। पूरे शरीर में इंफ्लेमेटरी इन्वायरमेंट जो होता है वो कैंसर सेल्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर कहीं पर ढेर सारा भूसा है तो उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। शरीर में आप ऑयल को बार बार गर्म करके खा रहे हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है, शरीर में जा रहा है, इंफ्लेमेटरी इन्वायरमेंट बना रहा है, तो कैंसर सेल्स के म्यूटेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सर एक बहुत कॉमन मिस्टेक अपने घर में करते हैं, जो कि हम लोग ऑयल को रीहीट करके यूज कर रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म तक खा रहे हैं, लंबे समय तक। ये खाने की एक हैबिट बन चुकी है, एक्सेप्शनली ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये है सर इसके पीछे का साइंस। जी, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जो हमारी सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन तमाम जो महिलाओं के लिए जो घातक बनती जा रही है कैंसर, उस पर बातचीत की। उन्होंने ये भी आगाह किया कि ये जो कैंसर से बचाव के लिए जो महिलाओं के पास खुद अपनी जांच भी कर सकती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो वो खुद जांच भी कर सकती हैं। कुछ जांच जो मेडिकल साइंस ने उपलब्ध कराए हैं हमारे, जैसे कि पेप्समेयर हो गया, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी जो जांच हो गई, ब्रेस्ट के लिए खुद आप डिटेक्शन कर सकती हैं। इन जांच को अगर हम लोग अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो हम काफ़ी कुछ हद तक अपने कैंसर को बचा सकते हैं। कुछ टीका जो है, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए अब सरकारी अस्पतालों में भी आने वाले हैं, तो उम्मीद है कि हमारी बच्चियां सुरक्षित होंगी और टीका को लगाने से उनका जो गृहस्थ जीवन है वो काफ़ी सुखमय होगा। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।